हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य गौरव पायनियर फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने होते हैं। उसमें हमने सीखा था कुछ टाइप्स के बारे में सर्टेन, जैसे फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। फिर हमने मैथमेटिकली ट्रीट किया था यूनिट वेक्टर को भी। अब हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट वेक्टर के टाइप की तरफ। तो अगला वेक्टर होगा हमारा, इसे हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, यानी कि 6 नंबर होगा हम लोगों का कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होगा? को मतलब होता है सेम, ठीक है ना, और लीनियर मतलब होता है लाइन, यानी कि सेम लाइन पर जो वेक्टर लाई करेगा उसे हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग चीजों को एनालाइज करें तो क्या लिखेंगे? द वेक्टर्स इन सेम लाइन, ठीक है। अब लाइन से हमारा तात्पर्य क्या है? जब भी हम लाइन बोल रहे होते हैं तो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, x, y और z, ठीक है। अब मान के चलिए कि कोई वेक्टर है जो प्योर x एक्सिस के अलोंग है, यानी कि इसी लाइन के अलोंग है। मान के चलिए इसे हम नाम लेते हैं a वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है वो इसी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसे हम नाम देते हैं बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्योंकि एक ही लाइन पर अपने आप को अवेलेबल कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर, यानी कि वेक्टर जिसमें एक ही लाइन हो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। अगर कोलिनियर के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करें तो हमें मानना पड़ेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू, मान के चलिए 5 मीटर आई कैप। 5 मीटर क्या हुआ? लेंथ का एक यूनिट हुआ हमारे पास, जो कि 5 मीटर उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेंथ का यूनिट है, और उसके बाद आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस की ओर है, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? आई कैप, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है। और जो हमारा बी वेक्टर है वो होगा 3 मीटर आई कैप, यानी मैग्नीट्यूड में ये 3 मीटर है, यानी कि छोटा है 5 मीटर से मैग्नीट्यूड में, इसलिए हमने ए वेक्टर को थोड़ा लेंथ लिया है ज्यादा, और बी वेक्टर का लेंथ हमने लिया है थोड़ा कम, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज क्या है वो थोड़ा कम है। और आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। उसी तरीके से अगर हम दो वेक्टर बनाए वाई एक्सिस के अलोंग, तो आई की जगह क्या होगा? यहाँ पे जे कैप होगा और यहाँ भी जे कैप होगा, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है? एक कोलिनियर वेक्टर माना जाएगा, यानी कि दो वेक्टर के बीच का जो रिलेशन होता है वो कोलिनियर हो सकता है अगर सेम लाइन में हो तो। अगर केवल एक ही वेक्टर अवेलेबल हो, जैसे कि ए वेक्टर, उसे हम कोलिनियर बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस वेक्टर अवेलेबल नहीं है वहां पे, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर होने के लिए कम से कम 2 वेक्टर्स का होना जरूरी है, ताकि हम दोनों को इंटर रिलेट कर पाए कि दोनों एक लाइन पे अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसे हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर क्या है हमारा? जब हम बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर के लिए, तो को मींस हो गया सेम और प्लेनर मींस हो गया प्लेन, यानी कि सेम प्लेन पर होने वाले वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। अब प्लेन्स कहां से हमें मिलेंगी? तो 3 एक्सिस में x, y और z। तो जो प्लेन x और y के बीच सस्टेन करेगा उसे हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ये जो प्लेन है हमारा क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। फिर ये हमारी जेड एक्सिस है, ये वाली जो प्लेन है इसे क्या बोलेंगे? वाई जेड प्लेन।
और ये वाली जो वेक्टर है इसे हम बोलेंगे, ये x और z के बीच है इसलिए इसे हम बोलेंगे xz या फिर zx प्लेन। ठीक है, तो इन तीनों प्लेन पर होने वाले वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर और ये है हमारा दूसरा वेक्टर, नाम लिया अगर हम लोग तो इसे हम मानते हैं ए वेक्टर और इसे हम लोग मान लेते हैं बी वेक्टर। तो दोनों कोलिनियर कब होगा, तो अगर हम इसके एग्जांपल को सस्टेन करें, एग्जांपल, तो ए वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन पे है, यानी कि एक्स वाई प्लेन पर जो भी चीजें होंगी उसका वाई एक्सिस जो होगा वो एब्सेंट होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लेन पर लाई कर रहा होगा। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप। इसमें k कैप अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन का हिस्सा है हमारे लिए। फिर बी वेक्टर, बी वेक्टर हम लोग क्या मान लेते हैं, i कैप माइनस 4j कैप। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें भी i और j है और इसमें भी i और j है। तो i है वो x एक्सिस के लिए है, j है वो y एक्सिस के लिए, इसलिए दोनों का प्लेन कौन सा होगा, दोनों ही एक्स वाई प्लेन के सदस्य हैं हमारे, इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा हमारे लिए, कोप्लेनर वेक्टर के कंसीडरेशन में आएगा। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें तो मान के चलिए हम लोग एक्स जेड पे दो वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, इसे हम मान लेते हैं सी वेक्टर और इसे हम बोलेंगे डी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना होगा, तो चूंकि ये वाई जेड प्लेन का हिस्सा है इसलिए वाई जेड में क्या एब्सेंट है, वाई एब्सेंट है। तो सी वेक्टर अगर हम लोग एग्जांपल लें तो 2i कैप, चूंकि x एक्सिस अवेलेबल है और z एक्सिस अवेलेबल है, और प्लस 4k कैप। और d वेक्टर क्या होगा हमारे लिए, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं i कैप प्लस 5k कैप। काफी आसान है मानना, जिसमें i और k अवेलेबल होगा और उसमें j एब्सेंट होगा, वो होगा हमारा xz या zx प्लेन का वेक्टर्स। क्योंकि दोनों ही हमारे लिए यानी कि सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों एक्स जेड प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स है, ये भी एक्स जेड है और ये भी क्या है, एक्स जेड, इसलिए इन दोनों को क्या हम बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। उसी तरीके से अगर हम वाई जेड एक्सिस के लिए बात करें तो मान के चलिए एक नया वेक्टर लेते हैं ई वेक्टर और एफ वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो मान के चलिए ये है ई वेक्टर और ये है हमारे लिए कोई एफ वेक्टर आएंगे, फिलहाल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ई वेक्टर और एफ वेक्टर वाई जेड प्लेन का हिस्सा है, तो इसमें एब्सेंट कौन होगा, एक्स। एक्स एब्सेंट होने का मतलब है आई कैप एब्सेंट होगा। अब आई कैप एब्सेंट है तो हम ले सकते हैं एक कोई भी नंबर जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हो ए, चूंकि इसमें एक्स एब्सेंट है इसलिए आई कैप होगा नहीं, तो जे कैप प्लस बी के कैप, और हो सकता है यहाँ पे सी ए नॉट जे कैप प्लस बी डॉट के कैप, और ये हो जाएगा सी नॉट जे कैप मान के चलिए माइनस डी नॉट के कैप। ठीक है, ये तो नंबर होंगी हमारी, इसलिए कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, जो कि कांस्टेंट के रूप में काम यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे क्या है जे और के, ये भी क्या है जे और के, इसलिए ये दोनों किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वाई और जेड प्लेन पर, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन पर जो वेक्टर है, इसलिए कोप्लेनर अबाउट वाई जेड। तो तीन तीन का सेट, दो का सेट हमने बनाया है, ये दोनों सेट है हमारे लिए, इसके लिए आई जे के प्रेजेंस में बना रहा है एक्स वाई प्लेन, इसमें आई और के प्रेजेंस में बना रहा है एक्स जेड प्लेन, और इसमें जे और के प्रेजेंस में बना रहा है ये एक्स जेड सॉरी वाई जेड प्लेन। तो ये इन्हें हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी कि एक ही प्लेन पे सस्टेन करने वाला वेक्टर्स। तो ये हो गई हमारे लिए कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन। सेम प्लेन वेक्टर्स इन सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये है हमारे लिए पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, अब पैरेलल मींस हम लोग समझते हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं उसे हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल होने के लिए कंडीशन है हमारे पास, या तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो या फिर दोनों के बीच का एंगल हमारे लिए
180 डिग्री हो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में हम लोग 0 डिग्री को ही वैल्यूएशन देते हैं। वेक्टर्स having angle, वेक्टर्स हैविंग एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है ना। दो वेक्टर्स, कम से कम दो वेक्टर होने चाहिए हमारे पास जिनके बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। एग्जांपल कैसे सस्टेन करेंगे, तो मान के चलिए ये है ए वेक्टर, दूसरा हो सकता है हमारे लिए बी वेक्टर, तीसरा हो सकता है हमारे लिए सी वेक्टर। ये तीनों वेक्टर्स क्या है, हमारे लिए एक ही डायरेक्शन में अवेलेबल है। तो मान के चलिए ये, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल हमने सीखा था कि एंगल हमेशा कैसे नापते हैं, टेल से टेल का नापते हैं, ठीक है। ये टेल है, ये टेल है, ये टेल है, या फिर हेड से हेड का नापते हैं, हेड है और हेड है हमारे लिए। तो दोनों टेल्स के बीच का एंगल कितना है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे है इसलिए 0 डिग्री, चूंकि कोई भी सस्टेंशन नहीं है हमारे पास, एंगुलर सस्टेंशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसे हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स में हम देखें कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड होगा ए, बी और सी, ये बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर बराबर नहीं है, यानी कि ए वेक्टर ज्यादा बड़ा हो सकता है, बी वेक्टर उससे छोटा, सी वेक्टर उससे छोटा, फिलहाल की कंडीशन में इसमें कोई भी वेक्टर अलग अलग तरीके से बड़ा और छोटा अपने आप को मैग्नीट्यूड वाइज कर सकता है। अब बशर्ते ध्यान ये रखना है कि ये तीनों वेक्टर्स इक्वल अगर ना हो तो हम इसे केवल और केवल पैरेलल वेक्टर्स के नाम से ही जानेंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर्स हमारे लिए इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए, यानी कि दो पैरेलल वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर अंदर आ जाए, तो क्या होगा हमारे लिए, ये हो जाएंगे इक्वल वेक्टर के थ्योरीज में, इक्वल वेक्टर्स के कंडीशन में। इक्वल वेक्टर्स मींस क्या होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब डायरेक्शन सेम होना बोलते हैं हम लोग, तो इसका मतलब होता है 0 डिग्री से। तो इसके एग्जांपल में क्या अवेलेबल है हमारे पास, मान के चलिए ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी 5 मीटर ईस्ट की तरफ अगर हम लोग मान ले, तो ये भी क्या होगा, 5 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो 5 मीटर इक्वल हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड में, और ईस्ट जो है दोनों के लिए वो एक ही डायरेक्शन को अवेलेबल करा रहा है, इस वजह से इसे हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। ये था हमारा 9 नंबर, काफी इजी है हमारे लिए ये चीज। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेक्टर के टाइप की तरफ, वो है हमारा एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा हमारे लिए। अब अगर मान लीजिए कोई चीज पैरेलल है तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल, अगर कोई चीज पैरेलल नहीं है तो उसे हम बोलते हैं अनपैरेलल। ओके, तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एंटी पैरेलल का मतलब है यहाँ पे 180 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। 180 डिग्री मींस मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर। अगर दोनों के टेल्स को अगर हम जोड़ के देखें तो हमने फ्री वेक्टर्स की थ्योरी में क्या पढ़ा था कि कोई भी जो वेक्टर होता है अगर फ्री वेक्टर है तो वो अपने लाइन पर पैरेलल भी शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं चलिए इसी के पैरेलल एक और लाइन हम लोग यहाँ बना ले बी वेक्टर के इक्वल, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या है, थीटा क्या होना चाहिए यहाँ पे 180 डिग्री कंसीडरेबल एंगल हमारा क्या है यहाँ पे 180 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो पैरेलल है, और अगर 0 डिग्री ना हो करके 180 डिग्री है तो वो हो गया एंटी पैरेलल, ठीक है। और 0 और 180 के अलावा कोई भी वेक्टर्स होंगे तो वो पैरेलल तो एटलीस्ट नहीं ही कहलाएंगे, वो फिर किसी और वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग काम कर सकता होगा। फिर अगर मान के चलिए इसमें भी
लेट्स से कि यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, बोल हम दोनों को एंटी पैरेलल वेक्टर सकते हैं। बट अगर वेक्टर्स में वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में अगर इक्वलिटी आ गई, जैसे कि पैरेलल वेक्टर्स हम सबको बोल सकते हैं, बट इक्वल वेक्टर की कंडीशन में क्या है, सेम पैरेलल वेक्टर का कंडीशन है, बस सबसे ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं है, और इक्वल होता तो उसे हम मान लेते हैं इक्वल वेक्टर। उसी तरीके से अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो, जैसे ए वेक्टर और ये हुई हमारी बी वेक्टर की लाइन, बी वेक्टर ये है 5 मीटर ईस्ट और ये है हमारे लिए 5 मीटर वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन में क्या है, बिल्कुल रिवर्स है दोनों एक दूसरे पे, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, फ्री वेक्टर के लिए हम लोग इधर मान लेंगे, दोनों के बीच के एंगल आ गए 180 डिग्री, और मैग्नीट्यूड वाइज ए इक्वल टू है क्या, बी, क्योंकि ये भी 5 मीटर है और ये भी क्या है 5 मीटर। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे बट डायरेक्शन दोनों के बीच क्या होगा, अपोजिट होगा, मींस 180 डिग्री होगा, तभी हम उसे बोलेंगे क्या, निगेटिव वेक्टर्स। और अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो हम आसानी से उसे क्या बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि निगेटिव वेक्टर इज ए टाइप ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर। उसी तरीके से इक्वल वेक्टर इज ए टाइप ऑफ पैरेलल वेक्टर। ओके, तो ये है कुछ टाइप्स वेक्टर्स के, और इनके अलावे भी कुछ वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, को मींस सेम और इनिशियल मींस स्टार्ट, यानी कि अगर दो वेक्टर्स का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि दोनों वेक्टर्स के जो टेल्स है हमारे पास, और वो एक ही पॉइंट से अगर होंगे, एक ही पॉइंट से शुरू होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, मान के चलिए ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक एक्शन हुआ जिसे हम बोल लेते हैं ए वेक्टर, और दूसरा एक्शन इसी पॉइंट से स्टार्ट हो, अब वो इस तरफ हो, यानी कि लेफ्ट की तरफ हो, राइट की तरफ हो, या फिर किसी खास एंगल पर हो। ठीक है ना, सारे वेक्टर्स के लिए जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, यही ओ पॉइंट जो है वो सबके लिए इनिशियल पॉइंट्स है हमारे लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर। जब सबके लिए हमारा व्हाटएवर एंगल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट्स, इसे हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगा यहाँ पे, अक्सर बच्चों को आता है कि हम लोग कभी कभी कंपेरेटिव ऑर्डर में है, यानी कि कभी कभी हम लोग कुछ वेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो मान के चलिए फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स जो थे 5, ये थे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, यानी यहाँ पे एक वेक्टर का ही हम लोग कंसिडरेशन कर सकते थे किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए। लेकिन इनके अलावे जो भी वेक्टर्स के टाइप हम लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग दो वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, उन दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स जब होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जब हम उनके प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो सारे प्रॉपर्टीज को मिला के हमारे पास अलग अलग टाइप्स बन रहे हैं। और अगर आपने गौर किया होगा तो सारे के सारे वेक्टर्स, या एक तो पोलर वेक्टर्स भी कहलाएंगे, क्योंकि पोलर वेक्टर्स क्या होता है, अपने लाइन ऑफ एक्शन के तरफ ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जांपल लिया था फ्री वेक्टर्स, तो इनमें से कुछ फ्री वेक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, जैसे कि ये को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन वेक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर्स की भी संज्ञा दी जा सकती है। तो नाम से हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि कौन सा वेक्टर का टाइप होगा। ठीक है ना, सारे टाइप्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग उसे प्रॉपर्टीज वाइज उसको को रिलेट करें तो। फिर एक और वेक्टर है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर, इसका एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर।
अब नाम से समझ में आ रहा होगा, द वेक्टर हैविंग 0 इन मैग्नीट्यूड, यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो 0 होगा तो वो वेक्टर तो टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वेक्टर्स में जो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो 0 वेक्टर कहने का क्या मतलब है? एक्चुअली 0 वेक्टर भी एक कंपैरेटिव ऑर्डर को ही दिखाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर मैं कर रहा हूं, एक आदमी मुझे 3 न्यूटन से इधर खींचे और दूसरा आदमी 3 न्यूटन से इधर खींचे, तो मैं किधर जाऊंगा? मैं यहीं पे रहूंगा, यानी कि मेरे पे जो नेट एक्शन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जब इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं देखूं, कोरिलेट करूं, तो वो जो 0 वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0। ठीक है, तो जब हम दो वेक्टर्स की बात करते हैं तो एक वेक्टर इधर मान के चलिए 3 न्यूटन का है ए वेक्टर के लाइन पर, और दूसरा है बी वेक्टर के लाइन पे। ठीक है, मान के चलिए एक्सिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है हमारे लिए क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसे क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन आई 3 न्यूटन आई का, और चूंकि ये माइनस एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है इसलिए ये होगा 3 न्यूटन माइनस आई कैप, जिसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं -3 न्यूटन आई कैप। अगर इन दोनों का अगर हमें रिजल्ट देखना हो, रिजल्ट क्या होगा हमारा, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड होगा 0 न्यूटन। डायरेक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इन वेक्टर्स को जो कि रिजल्ट के रूप में काम कर रहा होगा, रिजल्ट चूंकि एक वेक्टर में ही अवेलेबल होना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब 0 ऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जब हमारा आंसर 0 मैग्नीट्यूड की तरफ आएगा, तब हमारे लिए डायरेक्शन अवेलेबल कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अंटिल हम लोग एक्सियल कंडीशन में उसको कंसीडर ना करें। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, चूंकि रिजल्ट है इसलिए उसका नाम हम लोग क्या ले सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे कंडीशन में आएगा आंसर 0, और इसलिए हम इसे बोलते हैं 0 वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सारे वेक्टर्स के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स और भी हो सकते हैं, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर नाम से देख लेंगे कि वो नाम से अगर हम प्रॉपर्टी को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो एक वेक्टर की टाइप हो जाएगी। तो कंसीडरेबल वैल्यू क्या है हमारे लिए, कि हमने वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है, नाम हम लोग वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं उसके टाइप के अलोंग। ठीक है, तो ये था हमारे लिए वेक्टर्स का टाइप, कितने टाइप के होते हैं वेक्टर्स। तो नेक्स्ट अब हम लोग चले वेक्टर्स के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट जब चलेंगे वेक्टर के अलजेब्रिक सीरीज में, तो वेक्टर के साथ कुछ हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे ट्रीटमेंट है वो, तो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, और वेक्टर्स को हम लोग गुना कर सकते हैं, मींस प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर के डिवीजन के लिए कोई डायरेक्ट कंसीडरेबल वैल्यू हमारे पास या कंसीडरेबल मैथमेटिक्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या उनके काम करने का तरीका उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से हम लोग वेक्टर्स अलजेब्रिक फॉर्म में, वेक्टर को अलजेब्रिक फॉर्म में ट्रीटमेंट दे सकें। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने वेक्टर के अलजेब्रा के सीरीज की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर का सम, यानी वेक्टर्स का एडिशन। तो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हम लोग अपने जनरल अलजेब्रा में और वेक्टर अलजेब्रा में। जनरल अलजेब्रा में सम करने का रूल क्या है, 5 और 5 तो अगर हम सम करें तो वो हो जाएगी 10। बट वेक्टर अलजेब्रा में 5 और 5 को हम लोग 10 सीधे नहीं बोल सकते हैं, इसमें कंसीडरेबल एंगल्स होंगे वहां पे। ठीक है, दोनों के बीच का कोरिलेशन होगा, उसके बाद ही हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो हमारा नेट रिजल्ट आने वाला है, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे, वो किस तरीके से काम करेगा। तो वेक्टर का एडिशन कैसा होता है, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, वो है सबसे पहला आएगा इसमें एडिशन लॉ। एडिशन लॉ ऑफ व्हाट, एडिशन लॉ ऑफ
वेक्टर्स, ठीक है। अब अगर ये हमारे लिए सेगमेंट फर्स्ट टॉपिक हो, अगर एडिशन लॉ के अंदर, तो हम लोग वेक्टर्स को कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मोर कॉमन 3 टाइप्स है हमारे पास इसे ऐड करने के लिए। पहला है ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं उसे। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा होगा हमारा पॉलीगन लॉ। आइए चलते हैं पहले ट्रायंगल लॉ की तरफ। तो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं हम लोग। तो पहला है ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ब्लर हो गई थी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या आएगा हमारे लिए। अब चूंकि हमें सम करना है तो ट्रायंगल लॉ से करना है। ट्रायंगल लॉ कैसे होता है, कब हम मानेंगे कि वो ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ है। आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने देखा वेक्टर के बीच के एंगल्स के थ्योरी को, जिसमें जो एंगल होता है हमारे पास, या तो वो टेल टेल से सस्टेन करता है या हेड टेल से, हेड से सस्टेन करता है, या तो टेल टेल से या फिर हेड हेड से। लेकिन कुछ एग्जांपल्स में हेड और टेल वहां पे कंसीडर होता है। तो हेड टेल की कंडीशन में हमने सीखा था कि हम अपने लाइन ऑफ प्रोजेक्शन को, यानी किसी एक वेक्टर के लाइन ऑफ प्रोजेक्शन को या तो आगे की तरफ बढ़ाएंगे या पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि या तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे या तो हम बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। और उसके बाद जो एंगल सस्पेंशन आएगा, इसलिए हम वहां पे जो एंगल हमारे पास अवेलेबल होगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, मान के चलिए एक बंदा है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है चलना और एक दूसरे पॉइंट तक जाता है यहाँ पे, यानी इसे हम बोलते हैं ए और इसे हम बोल लेते हैं पॉइंट को बी। फिर वो एक सर्टेन एंगल सस्टेन करता है और मान के चलिए 60 डिग्री का एंगल सस्टेन करता है। तो 60 डिग्री, सबसे पहले 60 डिग्री हम किधर से नापेंगे, 60 डिग्री हम इधर से नापेंगे या 60 डिग्री हम इधर से नापेंगे, ठीक है। दोनों तरफ में 60 डिग्री हम लोग किधर से सस्टेन करेंगे। तो जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है ना, एंगल उधर से सस्टेन करना होता है, यानी लाइन ऑफ एक्शन क्या है मेरा ये, तो एंगल भी हमारा इस शिफ्ट में से सस्टेन होना चाहिए। यानी ये जैसे ये लाइन है हमारे पास, तो दूसरा वेक्टर जो होगा वो इधर ही जा सकता है। मान के चलिए ये पॉइंट कौन सा है, सी। चलिए बहुत आसान भाषा का हम यूज करेंगे हम लोग। एक आदमी है, मान के चलिए ए से बी गया, मान के चलते हैं इसे 10 किलोमीटर या 10 मीटर, और फिर बी से सी गया, मान के चलिए 5 मीटर, ठीक है। तो ये 10 मीटर के मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा, ये 5 मीटर के मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हमने बनाया था, इसे हमें वापस क्या लिखना है, थीटा। इसे हम वापस कंसीडर करते हैं थीटा के रूप में। तो ये है वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे अगर हम एंगल सस्टेन करते हैं इस तरफ, तो क्या होता है, ये हेड और टेल के बीच का कॉम्बो हो जाता है, और हेड और टेल के बीच के कॉम्बो को हम एंगल ऑफ वेक्टर्स नहीं मानते हैं। तो रिजल्ट क्या है इस पूरे के पूरे एक्शन का, यानी कि एक आदमी ए से बी की तरफ गया, ठीक है, और वो बी से सी की तरफ गया, तो एक्चुअली उसने स्टार्ट कहाँ किया था, स्टार्ट किया था उसने ए के पास, और अपने आप को फाइनल कहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, तो सी के पास। यानी कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो ए से शुरू होगा और कहाँ तक अचीव होगा, सी तक जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट का लाइन है हमारे पास, इसलिए इस टाइप के वेक्टर को हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसलिए हम इसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, आर वेक्टर, ठीक है। अब ए से बी के चलने के एक्शन को हम बोलते हैं ए वेक्टर, और बी से सी के चलने के एक्शन को मैं बोलूंगा बी वेक्टर, ठीक है। यानी ए से बी के बीच का जो एक्शन हो गया वो ए वेक्टर हो गया, बी से सी पर चलने का जो वेक्टर हो गया या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का जो कॉम्बो हो गया वो हो गया बी वेक्टर के रूप में। और रिजल्ट क्या है हमारे पास, आर वेक्टर। आर वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट चूंकि रिजल्ट से आया, रिजल्ट है हमारे लिए, इसलिए इसे हम नाम देते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो चूंकि एडिशन लॉ का है ये, एडिशन लॉ में हम इसे कंसीडर करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी जो हमारे पास लॉज हैं उस लॉ के हिसाब से आर वेक्टर
इज इक्वल टू क्या कंसीडर होगा, एडिशन लॉ में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये तो है वेक्टर की कंडीशन, यानी कि वेक्टर के रूप में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ पे जो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो तो रिजल्टेंट फॉर्म में है, यानी कि ऐसे वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल होगा और डायरेक्शन भी अवेलेबल होगा। तो इससे तो मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, इसलिए हम लोग इसको इस वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे और हमारे लिए एक दूसरा फॉर्मूला तैयार होगा जिसे हम बोलेंगे आर इज इक्वल टू, अब केवल जब मैं आर लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि अमाउंट क्या है, कितने मैग्नीट्यूड में, कितने मात्रा में, कितने परिमाण में ये मैग्नीट्यूड अवेलेबल है, इस ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये 10 मीटर है ये 5 मीटर है, तो ये कितना होगा? अब हमें प्रैक्टिकली हमने क्या देखना है कि ये 10 और 5 मिलके ये 15 तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा शॉर्टेस्ट लेंथ है हमारे पास, शॉर्टेस्ट लेंथ है तो 15 से कम ही होना है इसका आंसर। तो वो फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, वो होगा हमारे लिए r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये कॉमन सा रिजल्ट है हमारे पास जिसे हमें हमेशा याद रखना है। कुछ सबसे कॉमन फॉर्मूलाज में है 11th अप टू 11th क्लास, जहां पर हम लोग इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। और मान के चलिए ये जो हमारा एंगल है अल्फा, अब ये अल्फा क्या है, ये ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा tan अल्फा निकालने के ऊपर, tan की वैल्यू यानी कि टेंजेंट फॉर्म में ही निकाली जाती है, तो tan को अगर हम लोग इक्वलिटी रिवर्सिबल में ले आए तो उसे हम tan इनवर्स कर सकते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू होगा हमारे लिए b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अब आप लोगों में से कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है, यानी कि ये जो रिजल्ट मैंने 3 लिखा है, ये तीनों रिजल्ट एक्चुअली कहाँ से आया? तो पहला रिजल्ट तो कॉमन है, चूंकि वेक्टर एडिशन लॉ के अंदर है, एक्शंस को हम लोग सम करके देख रहे हैं, ऐड करके देख रहे हैं, इसलिए आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखना था हमने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बाकी दोनों कंडीशंस कहाँ से हमने पिक किया है। चलिए इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग बिल्कुल कॉमन मेथड का यूज करना है जो हमने पढ़ा है 9th 10th के क्लासेस में। ठीक है, कुछ यही ट्रायंगल हमने बनाया था, ये क्या माना था हमने, ए बी और इसे हमने माना था सी। हम एक लाइन प्रोजेक्ट कर लेते हैं यहीं पे, जो कि कितने डिग्री का प्रोजेक्शन हम मानते हैं, 90 डिग्री का प्रोजेक्शन, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा। क्लियर है? अब ए वेक्टर कौन सा था हमारा, ए वेक्टर ए से लेके बी तक के बीच के मैग्नीट्यूड को हमने क्या बोला था, ए वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड वाइज उसे हम क्या बोलेंगे, ए। फिर बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक के वेक्टर को हमने क्या बोला था, बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड वाइज ये कितना होगा, केवल बी, हमने केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है ना, तो ये हुआ हमारे लिए बी। और ए से सी आर वेक्टर था, यानी मैग्नीट्यूड वाइज हमें क्या लिखना है, केवल आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हम लोग ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, और वो ट्रायंगल कौन सा है हमारा, वो ट्रायंगल होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल CBD। इन ट्रायंगल CBD, ठीक है, CBD में अगर हम cos का वैल्यू ले तो cos थीटा हमने क्या पढ़ा है, b बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, आधार बाई कर्व। ठीक है, अब बेस कौन सा है इसमें, जो हमारा ट्रायंगल है ये CBD, इसमें बेस कौन सा है, वो है BD बाई हाइपोटेनस कौन सा है, BC। अब हमने BC को क्या माना है, हमने BC को माना है B, तो BD बाई क्या होगा, B। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B cos थीटा। ये होगा हमारे लिए एक वैल्यू। ठीक है, फिर हम साइन का वैल्यू
सस्टेन करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई H, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्व। P क्या है हमारे लिए इस ट्रायंगल में, CD, CD, और हाइपोटेनस कौन सा है हमारा, BC, यानी CD और BC जो है हमने BC का वैल्यू कितना लेना है हमारे पास, B, तो CD क्या हो जाएगी हमारे लिए, CD हो जाएगी हमारे लिए B साइन थीटा। ये दो हमारे पास मैग्नीट्यूड अवेलेबल हैं। मान के चलिए CD B साइन थीटा है तो हमें यहाँ पे लिख देना है B साइन थीटा, और BD हमने क्या लिया है, B cos थीटा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारे लिए, B cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो काफी आसानी से आ गए हम लोग। अब यहाँ से एक कंप्लीट ट्रायंगल को हमने देखना है, और वो कंप्लीट ट्रायंगल है हमारे लिए कौन सा, वो ट्रायंगल होगा हमारे लिए CAD, 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 वो डी पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में है हम लोग, तो इन ट्रायंगल CAD, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का हमारे लिए पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हाइपोटेनस है यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है हमारा। अब इसमें देखिए CAD में जो हमारे लिए हाइपोटेनस है वो कौन सी लाइन है, AC, यानी AC स्क्वायर प्लस पी कौन सी लाइन है हमारे लिए, CD स्क्वायर, और बी कौन सी लाइन है हमारे लिए, AD स्क्वायर। ओके, अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD को हमें क्या मानना है, A और D इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BD, AB प्लस BD का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम नाम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जैसे AC का हमने क्या नाम लिया था, R, तो R स्क्वायर, CD का हमने नाम क्या लिया है, C और D, B साइन, यानी कि B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस AB का नाम हमने लिया है A, और BD का नाम हमने लिया है B cos थीटा का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है, अब ये भी साइन स्क्वायर थीटा है और ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा, ये भी B स्क्वायर है, ये भी B स्क्वायर है, तो इसे हम अरेंज कर सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हमने B स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में फर्क का है 1, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 1 हो गई वैल्यू, प्लस 2AB cos थीटा। तो केवल R क्या होगा, R इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जो मैग्नीट्यूड वाइज हमने बात किया था इस रिजल्ट को लेकर के। क्लियर है, अब आई है tan अल्फा की, तो मान के चलिए ये एंगल कौन सा था हमारे पास, अल्फा। नाउ तो tan अल्फा क्या होगा, tan का फॉर्मूला होता है P बाई B, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि कर्व लंब बाई आधार। अब P क्या है हमारे पास, तो इस कंप्लीट ट्रायंगल में यानी कि CAD में ही परपेंडिकुलर है हमारे लिए CD, और हमारे पास जो बेस है वो कौन सा है, AD। तो tan अल्फा इज इक्वल टू CD कितनी है, B sin थीटा, CD हमने क्या माना है, B sin थीटा, और AD हमने क्या माना है, AD क्या माना है हमने,
यहाँ से यहाँ तक a और फिर हमारे पास b cos थीटा, यानी कि a प्लस b cos थीटा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ये है। तो ये 3 रिजल्ट है हमारे पास एडिशन को लेकर के। एक बार अगर हम लोग एडिशन में है, यानी कि अगर हम रिजल्ट कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट के ओरिएंटेड वैल्यू या वेक्टर पे काम कर रहे हैं तो दोनों वेक्टर्स को हम सम करेंगे। दोनों वेक्टर्स को हमने सम करना है, फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड देखना है, फिर हमने उसका एंगल देखना है। ठीक है, हमारी जो मोर कॉमन वैल्यू है वो है ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ये वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हम ट्रायंगल बना पाए तो, और अगर ट्रायंगल नहीं बना पाते हैं तो टेक्निकली ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा और ये आसानी से किसी भी वैल्यू को हम निकालने में हमें मदद करेगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रायंगल लॉ। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि हम ट्रायंगल लॉ कब यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ ट्रायंगल लॉ ही यूज करना है। तो इसके लिए बहुत कॉमन चीज देखना है, वो है हमारे पास मीटिंग पॉइंट, यानी दो वेक्टर्स का जो मीट है वो क्या है, एक हेड है और एक टेल है, एक हेड है और एक टेल है, हेड है और बी वेक्टर का ये टेल है। ये वेक्टर ये इसका हेड है और बी वेक्टर उसका हेड यहाँ पे है, तो ये है हमारे पास टेल। तो जब भी हेड और टेल का कॉम्बो होगा, यानी कि हेड और टेल के मिलने का कंडीशन होगा, तब हमने वहां पे लगाना है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, रेदर पैरेललोग्राम लॉ का भी फॉर्मूला अलग नहीं होता है, सेम ट्रीटमेंट होता है, सेम फॉर्मूला होता है, सेम रिजल्ट आता है उसका भी। लेकिन हमने डिफरेंशिएट करना है कि कब हमने पैरेललोग्राम यूज करना है, कब ट्रायंगल यूज करना है। तो ट्रायंगल लॉ का सबसे खास कंडीशन क्या है, हेड और टेल का कॉम्बो होना चाहिए। इन सेकेंडरी लैंग्वेज अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट एक्शंस के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि दो एक्शंस जो कि एक ही टाइम पे नहीं सस्टेन कर रहा हो, एक ही टाइम पे अचीव ना हो रहा हो। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट टाइम्स में करना है। जैसे ए से बी तक जाने के लिए हमें अलग समय चाहिए और फिर बी से सी तक जाने के लिए हमें अलग समय चाहिए, यानी कि दो अलग अलग समय के घटनाक्रम में ये होगी। दो अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस के अंदर होने वाली चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ के कंडीशन में लाते हैं। ठीक है, चलिए इस पे एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो हमने बनाना सीखना है इस लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग। मान के चलिए श्याम नाम का एक लड़का है, वो ए से बी तक जाता है, मान के चलिए 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वो क्या करता है, चलते वक्त अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चलिए 60 डिग्री सस्टेन करता है, लेफ्ट हैंड की तरफ 60 डिग्री सस्टेन करता है। तो जब कोई बॉडी इधर चल रहा होगा, अगर श्याम इधर चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, कितने डिग्री पे शिफ्ट करता है, 60 डिग्री पे शिफ्ट होता है। और कितना चलता है, तो मान के चलिए हम इसे लेते हैं 5 किलोमीटर, कितना एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी यहां से यहां का लेंथ क्या होगा, क्योंकि हमने यूनिट लिखा है लेंथ के राइज, क्योंकि किलोमीटर एक लेंथ का यूनिट होगा हमारे लिए, इसलिए हमने रिजल्ट भी लेंथ में ही लाना है। तो ये क्या होगा, आर। अब ऐसे क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली डायरेक्शंस हम लोग एंगल के जरिए देख लेते हैं, इसलिए आपको आर्बिट्री लिखने की इच्छा है तो लिखिए, बस अपने लिखने में बनाना तो हमें मैग्नीट्यूड ही है इसका, तो हमने लिखा है सीधा आर। तो आर का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, आर का फॉर्मूला हमने सीखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमें किसे ए मानना है और किसे बी मानना है। ठीक है, हम चाहे तो इसे ए इसे बी मान सकते हैं, जो मोर कॉमन सीक्वेंस है हमारे पास, या फिर हम इसे ए मान सकते हैं या इसे बी मान सकते हैं। यानी ए हमारे लिए है 10 किलोमीटर, बी है हमारे लिए 5 किलोमीटर, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। एंगल जो होना चाहिए थीटा को दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ही होना चाहिए। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हमें क्या लिखना है, 10 का स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 cos 60 डिग्री। ठीक, तो r इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 25 प्लस
2 इंटू 50 हमने करना है। cos 60 क्या होता है 1/2, चूंकि 1/2 मुझे पता था इस वजह से मैंने 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि मैं 2 को क्या कर सकूं इंटरसेक्ट, क्रॉस कर दिया मैंने। तो क्या आ रहा है हमारे पास रिजल्ट 100 प्लस 25 प्लस 50 175। तो r का आंसर कितना आना है। अब 175 को आपने रूट सीखा है लिखना, तो रूट में हम कैसे लिख सकते हैं, तो मान के चलिए हमने लिखना है 5 इंटू 5 यानी कि 25 आ रहा है हमारे पास। 25 इंटू व्हाट, तो 25 इंटू 7। तो 5 चूंकि सेट में है हमारे पास अवेलेबल, तो 5 बाहर आ सकता है हमारे लिए, चूंकि रूट की वैल्यू है वो, और रूट अंडर 7 मीटर आंसर, यानी ये वैल्यू होगी हमारे लिए कॉरस्पॉन्डिंग आंसर। ठीक है। हाँ, एक तरीका और है हमारे पास, आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो वेक्टर आया है, जो रिजल्ट है वो सही है या गलत है। तो देखिए रिजल्ट का जो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना, वो दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करके चेक कर लेना है, और दोनों के मैक्सिमम वैल्यू के लिए दोनों को ऐड करके चेक कर लेना है, यानी कि कोई भी रिजल्टेंट इन दोनों, ये वैल्यू इन दोनों के सम के वैल्यू से बड़ी नहीं होगी और ना ही इसके सब्सट्रैक्शन से छोटी होगी। जैसे 10 और 5 का सब्सट्रैक्शन क्या होगा 5, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर है 5 से छोटा नहीं होना चाहिए। और जब हम दोनों को ऐड करके देखें 5 और 10 और 5 15, तो ये वैल्यू 15 को भी इंक्रीज नहीं होना, 15 से इंक्रीज नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 ही हमारे आंसर में अलग हो सकता है, यानी कि हमारा आंसर का रेंज जो होगा वो होगा मिनिमम 5 से लेकर के 15 तक। तो ठीक है, हमारी वैल्यू ये 5 से बड़ी है और 15 से छोटी वैल्यू है। अब चलिए मानते हैं एंगल कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे। कौन सा एंगल, तो रिजल्टेंट का एंगल किसी एक वेक्टर के पार्ट से। तो मान के चलिए अल्फा हमने एंगल लिया है ए वेक्टर से आर वेक्टर के बीच। तो हमने क्या लेना है, तो या तो हम उसे शिफ्ट करके हम सॉल्व करेंगे तो काफी वक्त लगेगा, तो हमने फार्मूला बना रखा है अपने लिए। तो tan अल्फा क्या बनाया था हमने, tan के लिए चूंकि टेंजेंट के रूप में ही बनती है ये चीज, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अब एंगल कितनी है हमारे पास अवेलेबल, तो 60। तो थीटा के जगह पे 60 डिग्री, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है कितनी 10, a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 5। तो हम वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पे। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, देन √3/2, और cos 60 की वैल्यू है 5/2। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम जो होगा वो आएगा 20, और 20 प्लस 5 25/2। फिर 5 से 25 को हम लोग क्रॉस आउट करेंगे तो 5 टाइम्स कट जाएगा हमारे पास, और 2 और 2 क्रॉस आउट हो जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगी हमें, √3/5। यानी कि जब हम अभी हमें tan अल्फा की वैल्यू जो हमें याद कर रखा है पहले की क्लासेस में, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। होप सो आप निकाल सकते हैं 15 डिग्री का, यानी कि 15 डिग्री का, और 75 डिग्री के वैल्यूज तक में। लेकिन ये √3/5 की वैल्यू हमें नहीं पता है क्या होती है, तो इसके के लिए हम लोग इनवर्स रूल का यूज करेंगे ताकि हम इस आंसर को जस्टिफाई कर पाए। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो जब tan या sin या cos जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं अच्छे, जब हम उसे इक्वलिटी शिफ्ट करते हैं, तो जब इक्वलिटी शिफ्ट के अंदर आएंगे तो tan की वैल्यू क्या बन जाएगी, tan इनवर्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, tan को शिफ्ट करके tan इनवर्स, tan टू द पावर -1 बोलते हैं, यानी कि tan टू द पावर -1 वैल्यू को हम tan इनवर्स बोलते हैं, tan इनवर्स √3/5। और यही एंगल की वैल्यू जो होगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो हमारे इनिशियल वेक्टर से, यानी कि वेक्टर ए से, यानी कि प्राइमरी वेक्टर से tan इनवर्स √3/5 के एंगल पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर अचीव कराएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर का जस्टिफिकेशन अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं। और अगर वैल्यू मान के चलिए हमने याद कर रखा है, कोई वैल्यू है, जैसे मान के चलिए tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 अगर आता, तो उसके लिए हमने क्या याद कर रखा है 30 डिग्री, तो आंसर हम क्या लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट मोर और लेस हमारे पास हर वैल्यूज को या तो हम कर नहीं सकते हैं, और अगर हमारे पास टाइम टेबल अवेलेबल है, टेंजेंट टेबल जिसे बोलते हैं, तो इस वैल्यू को सॉल्व करके हम इसमें आंसर चेक कर सकते हैं। बट विद द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी
of tangent table, we can use the inverse theory for the required answer. ठीक है, तो ये था हमारे ट्रायंगल लॉ, हमारे आंसर को जस्टिफाई करने के लिए ट्रायंगल लॉ के अंदर एडिशन, दो वेक्टर्स के एडिशन को लेकर के। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आएगा पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब उसमें हम लोग सीखेंगे कि हमारे फॉर्मूला सेम है तो क्या किस तरीके से सेम है और कब हम उसे यूज करते हैं और किस तरीके से हम जस्टिफाई करते हैं अपने ट्रायंगल लॉ को, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ को, अपने वेक्टर का जो एक और लॉ था हमारे पास, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ को। ठीक है, तो हमने सीखा ट्रायंगल लॉ, अगली बारी है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ के लिए। ओके, थैंक यू।